तो दोस्तों, आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। ये आज इंडियन पॉलिटी का 15वां लेक्चर है। इससे पहले 14 लेक्चर आए हुए हैं और इसमें हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक में संविधान संशोधन, राजभाषा एवं पंचायती राज। इससे रिलेटेड जो भी वन लाइनर कह लीजिए या जो भी क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं वो सारे PYQ क्वेश्चनों को एज ए वन लाइनर के रूप में देखेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला पॉइंट कह रहा है कि कथन सही है। क्या सही है? मिनर्वा मिल्स बाद जो कि ये 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि केवल अनुच्छेद 39 खा योम गा में उल्लिखित राजनीति के निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 योम 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। ये सही कथन है और ये मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके संशोधन द्वारा छीन ली गई है। तो ये 44वां संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो क्या पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक जो भी है संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के प्रावधान के अंतर्गत जब भी संविधान में कोई संशोधन होता है तो अनुच्छेद 368 के प्रावधान के अंतर्गत ही संशोधन किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक लाया जाता है वह या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, यानी इन दोनों में से चाहे लोकसभा या राज्यसभा में ही विधेयक लाया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार इन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। किसके लिए? पहला है कि संविधान में संघीय प्रावधान के लिए, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के लिए और तीसरा संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको एज ए वन लाइनर फॉर्मेट में बनाया गया है कि ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं। अगला कह रहा है कि वह विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही जो है संवैधानिक संशोधन संभव है। तो ये है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची हो। तो ये तीनों चीजें जो है ये विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक ये लाया गया था। कब लाया गया था? ये लाया गया था 1951 में। भारतीय संविधान के लिए जो पहला संशोधन हुआ था ये 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। और आगे जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ संबंधित था। ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधार के संरक्षण से संबंधित था। और जो पहला संविधान संशोधन था 1951 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। तो ये प्रथम संशोधन के द्वारा परिवर्धित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का 93वां संविधान और 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है। यह संबंधित है जो संविधान का संशोधन जो हुआ 93वां संविधान संशोधन, ये 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 86वां संविधान जो 86वां संशोधन द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार ये 86वें संविधान संशोधन में पारित हुआ और ये लागू किया गया था
वर्ष 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत है? तो ये 93वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है अन्य पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलन इस प्रकार है, सुमेलित किया गया है। पहला है कि जो 69वां संविधान संशोधन है, ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था 69वां संविधान संशोधन में। दूसरा इसमें कह रहा है जो 75वां संविधान संशोधन है, ये राज्य स्तरीय जो है किराया अधिकरणों की स्थापना इसमें की गई थी। और 80वां संविधान संशोधन जो था, इसमें 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। और 83वां संविधान संशोधन, इसमें जो है उरपासन प्रदेश में यानी अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहां इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहाँ जो है यहाँ का समाज आदिवासी समाज है, इसलिए यहाँ आरक्षण नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां जो शब्द जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल जो क्षेत्र बना है, ये 69वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान कब किया गया? तो ये किया गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को संविधान संशोधन में से प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है, तो ये किया गया है 58वां संशोधन 1987 के द्वारा, यानी 58वां संविधान संशोधन हुआ। ये भी पूछ लेता कब हुआ, तो ये 1987 में हुआ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मतदाता आयु घटाने से संबंधित जो संविधान संशोधन हुए, वो किस संविधान संशोधन में हुआ था? तो ये 61वां संविधान संशोधन में मतदाता आयु को घटाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो 79वां संविधान संशोधन संबंधित है, ये संबंधित है लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है 79वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका जो है निराकरण नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। तो भारत में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, वो केवल और केवल संसद कर सकता है। और संसद जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था, तो ये सीमित किया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो लघु संविधान कहा गया है, ये किसे कहा गया है? तो लघु संविधान की जो संज्ञा दी गई है, वो दी गई है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39(b) और (c) में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो ये है 25वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड प्रश्न हैं और बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको एज ए वन लाइनर फॉर्मेट में ये है कि कम समय में आपके ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ये जो संबंधित है 42वां संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो ये किया गया था 91वां संविधान संशोधन के तहत। सिक्किम में एक नया राज्य बना था, ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिजोरम को राज्य का जो दर्जा दिया गया था, ये दिया गया था 53वां संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को नया राज्य का दर्जा दिया गया था। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार ये प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 ये संविधान में जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का सरोकार से है, यानी किससे सरोकार है? तो ये सरोकार है सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इसमें सही सुमेलन करना था और सही सुमेलित इस प्रकार दिया गया है कि 13वां संविधान जो संशोधन है ये नागालैंड से संबंधित है। 18वां संविधान संशोधन ये राज्य को पुनर्भाषित किया गया है। और 39वां संविधान जो संशोधन है इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है 39वां संविधान संशोधन के तहत। 52वां संविधान जो संशोधन है ये दल बदल अधिनियम से संबंधित है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजभाषा से रिलेटेड। राजभाषा से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास एज ए ऑनलाइनर में किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ये किया गया है अनुच्छेद 350 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन है। सही कथन में देखते हैं कि बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, अर्थात ये सही है, बोडो को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम जो राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था ये किया गया था 1955 में। और उस समय जो पहले राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ 1955 में, उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे बीजी खेर की अध्यक्षता में, अर्थात बीजी खेर जी अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में 1955 में राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इस संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई और जिसमें इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो ये संविधान 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, क्या नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में ये भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 71वां संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई, यानी 71वां संविधान संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जो जोड़ी गई वो हैं, पहला नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की जो संख्या वो कितनी है? वो दोस्तों 22 भाषाएं मान्य है। नेक्स्ट है संविधान की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 345 के तहत संविधान में राज्य की जो राजभाषाएं हैं को अपनाने की प्रक्रिया शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का जो दर्जा प्रदान किया गया है ये किया गया है उत्तराखंड में। संस्कृत को राज्य की मतलब द्वितीय राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है ये उत्तराखंड में दिया गया है संस्कृत को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का जो संशोधन हो सकता है वह कम से कम 2/3 बहुमत से हो सकता है, यानी 2/3 बहुमत से इसको भारत की सरकारी जो है भाषा संबंधी जो प्रावधान है उसमें संशोधन किया जा सकता है 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को बोलने वाले जो सर्वाधिक व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं 22 भाषाएं शामिल हैं उनमें बोलने वालों में जो सर्वाधिक संख्या है वो दोस्तों हिंदी की है, इसके बाद बंगाली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का जो सही आरोही क्रम है वो क्या है? बंगाली, तेलुगु, फिर मराठी और उसके बाद तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषी भारतीयों का जो प्रतिशत है लगभग कितना है? यानी हिंदी भाषी भारतीयों का जो प्रतिशत है वो लगभग में 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो कहाँ के हैं? तो विश्व में सर्वाधिक बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो मंदारिन के लोग हैं,
यानी मंदारिन सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा बलूचिस्तान की है, किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है, और ये कौन सा है? ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी। और आगे हम लोग देखते हैं पंचायती राज व सामुदायिक विकास से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन जो अब तक के बने हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने की जो अधिकृति है वो किसके पास है? वो दोस्तों है राज्य के विधान मंडल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतों के संबंध में जो सही कथन है वो क्या है? तो पंचायतों के संबंध में जो सही कथन है वो भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित उपबंध दिया गया है, और इसे संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को शामिल किया गया, और ये भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु जो निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? ये निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, यानी पंचायत के चुनाव का जो निर्णय है वो राज्य सरकार लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, ये राज्य सूची में शामिल है, पंचायती राज को राज्य सूची में शामिल किया गया है। और पंचायत चुनाव जो होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतों से जो संबंधित है वो पहला पॉइंट है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव जो है संभावित करेगा, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, एवं एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। ये सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का जो गठन करता है वह संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। वित्त आयोग का गठन जिस भी राज्य का होगा उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित जो 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी थे। 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है, यानी ग्राम पंचायत से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन जो हुआ ये नगर पालिका या नगर पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है 1993वां संविधान संशोधन के तहत। पंचायत एवं नगर पालिका के संबंध में जो संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है ये 1993 में किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि पंचायतों के जो प्रधान हैं, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए इनमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात तथा पिछड़ी जात की महिलाएं शामिल हैं। आरक्षण से उनकी क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो ये दोस्तों सही है। कारण आर कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। ये गलत है, लंबे समय से नहीं कर रही थी। तो कारण कथन सही है, कारण गलत है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है ये 73वां संविधान संशोधन के तहत। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है। तो 30 नहीं 33% है। 33% स्थान आरक्षित किया गया है। ये किया गया है 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की जो भूमिका या शक्ति है वो किसके पास है? तो ये दोस्तों है, पहला है ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। दूसरा है ग्राम सभा के पास लघु जो है वनोपज का स्वामित्व होता है। तो एक ये है, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो पंचायती राज जो एक व्यवस्था है वो स्थानीय स्तर पर स्वशासन की है। दूसरा है जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय जो है अभिशासन की है। तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि फैलाव,
मतलब ये सभी जगह लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम सभा का जो अपर्याय है वो क्या है? तो ग्राम सभा का आशय ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जो भी हैं वो ग्राम सभा से आशय रखते हैं, मतलब ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है वो क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि विकास में जन भागीदारी हो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो निर्देश देता है वो कौन देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 40 जो है निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है ये राज्य को सार्थक कदमों हेतु जो परामर्श देता है तो ये देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम को लागू करने हेतु लाया गया, तो मनरेगा कार्यक्रम को लागू करने हेतु लाया गया अनुच्छेद 43 को लाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या हैं? तो सरकार की पंचायती राज प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये हैं कि नंबर 1 इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में उसके सदस्यों के रूप में कुछ सांसद होते हैं, यानी कुछ सांसद होते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वो क्या है? तो पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। और नेक्स्ट है कि पंचायती राज से संबंधित जो सही कथन है वो पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का ईगो से एक अभिन्न अंग रहा है। दूसरा है यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 से 343 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो ये जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो भारत में पंचायती राज जो प्रतिनिधित्व करता है वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का जो नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि सही सुमेलन करना था और सही सुमेलन किया गया है। एक तरफ समितियां हैं और दूसरी तरफ सुझाव दिया गया है। पहला है बलवंत राय मेहता जो कि ये त्रिस्तरीय पद्धति से संबंधित है। दूसरा अशोक मेहता है, ये द्विस्तरीय पद्धति से संबंधित है। LM सिंधवी जो समिति बनाई गई थी ये स्थानीय स्वशासन पद्धति से संबंधित है। और GVR राव जो समिति है ये प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी। ये स्थापित की गई थी सबसे पहले राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है BR मेहता को, यानी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू की गई, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी, यानी प्रारंभ हुई सबसे पहले राजस्थान उसके बाद आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, यानी प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सही सुमेलन दिया है, एक तरफ समितियां दी है एक तरफ
सुझाव दिया है। जैसे बलवंत राय मेहता ये त्रिस्तरीय पद्धति से, अशोक मेहता ये द्विस्तरीय पद्धति से, LM सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति से संबंधित है, GVR राव ये प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है हो गया आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिए, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? नागौर में किया गया था, नागौर के राजस्थान में, यानी राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित समितियां कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित की गई हैं। तो सबसे पहले BR मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर GBK राव समिति, उसके बाद LM जो है सिंघवी समिति का गठन किया गया था। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की संस्कृति की थी, ये द्विस्तरीय प्रतिमान की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की जो संस्कृति की गई थी, ये LM सिंघवी कमेटी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले जो कार्य वर्णित हैं, ये 11वीं अनुसूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के 73वां संविधान जो संशोधन किया गया था, ये पहला पॉइंट है कि पंचायतों की नियमित चुनाव कराने की प्रक्रिया से, दूसरा महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, तीसरा है राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण एवं चौथा पॉइंट है 11वीं अनुसूची के लिए दिए गए विषयों में संबंधों में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कुल विषय निर्धारित किए गए थे, ये 29 विषय जो है निर्धारित किए गए थे इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सही कथन क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में जो सही कथन है, पहला है कि राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। दूसरा है राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। ये काम है राज्य निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतों में उत्तर प्रदेश में जिला योजना में शामिल किया जाता है नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को और क्षेत्र पंचायत को। 73वां संविधान संशोधन का अनुपालन करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? तो वो पहला राज्य था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, ये करता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संरचनाओं की बुनियाद जो है रखना। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया। तो महिलाओं को पंचायत में आरक्षण जो दिया गया वह भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया और ये किया गया 1992 में, जिसमें महिलाओं को आरक्षण संबंधी जो है प्रावधान लागू किए गए। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की जो गारंटी देता है वो कौन देता है? तो 1/3 प्रतिनिधित्व की जो गारंटी देता है वो अनुच्छेद 343 घ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ और ये राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा स्वशासन व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की जो संरचना है वह ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, ये पंचायती राज पद्धति से ही संबंधित है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत आता है, क्षेत्र पंचायत समिति आती है और जिला परिषद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सोपानों में पंचायत बनाने की जो परिकल्पना की गई थी वह भाग 9 में की गई थी। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत
3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एक क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, ये किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है, क्या 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन दिया है कि पंचायत के समय पूर्ण भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, क्या नहीं आता है? न्यायिक पुनरीक्षण जो है यह पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का जो अधिकार है वह केवल बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय शासन की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? वैधानिक स्थिति है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी है, और तीसरा है कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति से संबंधित है। स्थानीय शासन की ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, ये अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों एवं शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में जो संस्तुति करता है, ये कौन करता है? ये करता है राज्य वित्त आयोग। तो दोस्तों ये जो है इससे रिलेटेड 2.3 और हैं, को भी हम लोग देख ले रहे हैं। कह रहा है कि शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये दिया गया है 74वां संविधान के तहत। मेयर का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर जो नियंत्रण नहीं होता है वो किसका नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतों का। और नगर पालिका से जो संबंधित है वह भाग 9A संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित भाग जो है संविधान का भाग 9A संबंधित है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन थे और PYQ क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने ऐसे वन लाइनर के रूप में देखा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिलहाल जिन लोगों ने NCERT सार संग्रह ना देखा हो, पूरी बुक कंप्लीट है, सभी टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर NCERT सार संग्रह चाहे तो देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर एक भी टॉपिक छूटा नहीं है। और साथ ही साथ घटना चक्र, चाहे वो भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, या आधुनिक भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है घटना चक्र के कंप्लीट हैं। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे जा करके चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।